इस वीडियो में हम फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कुछ एसेट के बारे में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन एसेट के बारे में जानने के बाद आप भी अपना कोई ना कोई बिजनेस का स्टार्टअप ज़रूर करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं जिससे पूरी ज़िंदगी पैसा मिलता रहे, इसके लिए आप एसेट जैसा कि शेयर मार्केट या फिजिकल एसेट जैसा कि रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट बना लो ताकि हमें मिनिमम हर मंथ पैसे मिलते रहे। तो आइए अब हम देखते हैं एसेट को। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। नंबर 1 पर आता है माइनिंग। 1848 में कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था। सबको लग रहा था कैलिफोर्निया की जमीनों में बहुत सोना है, इसलिए 3 लाख लोग गए। लेकिन उस दौरान सोना तो बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे। वो थे दुकानदार जो माइनिंग कर रहे लोगों को खुदाई के लिए सामान बेच रहे थे, जीन्स वगैरह बेच रहे थे। ऐसा ही कुछ रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी के केस में हुआ है। कई लोग क्रिप्टो करेंसीज खरीद रहे थे, कुछ लोगों ने पैसे कमाए और कुछ ने पैसे नहीं कमाए, लेकिन कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग की थी। बेसिकली क्रिप्टो वर्ल्ड में माइनिंग का मतलब है एक कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ दो, वो कुछ बिजली लेगा और अपनी प्रोसेसिंग कर देगा, जिसके बदले में हमें क्रिप्टो कॉइन मिलेंगे जिन्हें हम बेच सकते हैं। अगर हम बड़े स्केल की बात करें तो चाइना और अमेरिका में लोगों ने बहुत ही लार्ज स्केल में क्रिप्टो माइनिंग की और बिटकॉइन वगैरह की प्राइस बढ़ने पर उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। छोटे स्केल में बात करें तो लोग अपने घरों में इन माइनिंग को रखकर बहुत पैसे कमा रहे थे, क्योंकि ऐसे मैनेज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं थी और बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करना था और इन्वेस्टमेंट कम से कम 25 से 30 हजार में आप स्टार्टअप कर सकते थे। नंबर 2 पर आता है प्रिपेयरिंग माइनिंग ब्रेक्स। अब कई लोगों को यह भी रिस्की लग रहा था, यार हम माइनिंग एक घर में क्यों लगाएं, पता नहीं कल को बिटकॉइन या इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जो ज्यादा सेफ प्ले करना चाहते थे उन्होंने माइनिंग रिस्क खुद यूज करने की बजाय बेचना स्टार्ट कर दिया, और वही सीपीयू का डब्बा। नंबर 3 पर आता है माइनिंग कार्ड। क्रिप्टो माइनिंग में नेक्स्ट तरीके के लोग वो थे जो एक्चुअल में माइनिंग वीक्स भी नहीं बेच रहे थे, बल्कि उसके अंदर के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं वो बेच रहे थे, और उस वक्त इसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी। नंबर 4 पर आता है रेंटिंग प्रॉपर्टी। हमारे एक नॉन पर्सन थे जो कि एक नॉर्मल सी जॉब में थे, लेकिन वो हर साल कुछ डिफरेंट करते थे। हर साल वो थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके उन्होंने अपने रिटायरमेंट तक एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी, जिसमें 10 से 12 यूनिट से सारे रेंट पर चढ़ चुके थे, यानी अब वो फाइनेंशियली फ्री थे। इतना ही नहीं, अगर वो चाहते तो उसी बिल्डिंग में और कमरे बनाकर और लोगों को रेंट पे अपने कमरे दे सकते थे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पर है REIT। जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड्स में बहुत से लोग मिलकर एक एक्सपर्ट को पैसे देते हैं कि वो बेस्ट कंपनीज में हमारे लिए पैसे इन्वेस्ट करें, जिस तरह का रिटर्न हमें मिलता है, वैसे ही रियल एस्टेट में हम जब प्रॉपर्टीज के एक्सपर्ट को पैसे देते हैं तो वो अच्छी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसका रेंट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और ऐसे एसेट को REIT कहते हैं, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हमें रेंट इनकम के साथ साथ आती है। अगर प्रॉपर्टीज की सेल भी होती है तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। नंबर 6 पर आता है डिजिटल कोर्स। अगर हमारे पास कोई भी स्किल्स है, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, हम इन स्किल्स को सेल करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 7 पर आता है कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती हैं, जिसे डिविडेंड बोलते हैं। इसका फायदा इन्वेस्टर को ये होता है कि अगर कंपनी अच्छी है तो उसके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी और साथ में डिविडेंड भी मिलता रहेगा। ये आप 500 या 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, मगर इन कंपनीज के शेयर को खरीदना भी है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आपने शेयर मार्केट के बारे में आपने नॉलेज लेना है। नंबर 8 पर आता है गोल्ड एंड सिल्वर। कई लोग गोल्ड सिल्वर को एसिड मानते हैं, खास करके रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बहुत से सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स बॉक्सेस में बंद करके अपने घर में रखी हुई है।
क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस हमेशा इंक्रीज होता रहता है, लेकिन कई इन्वेस्टर गोल्ड और सिल्वर को एसिड नहीं मानते। उनका मानना है कि ये इनकम जनरेटिंग एसिड नहीं है, यानी ये खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक अच्छा एसिड हो सकता है। फाइनल डिसीजन तो हमें खुद ही लेना पड़ेगा। नंबर 9 पर आता है ऐप डेवलपमेंट। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में अच्छे हैं तो आप अपने लिए कोई ऐप बना सकते हो। ये एक पावरफुल एसिड है, जैसा कि अमेज़न, द्रास वगैरह। नंबर 10 पर आता है मशीन, जैसा कि पेपर मशीन, सोप मशीन। इस तरह की बहुत सी मशीनें आप अपनी लगा सकते हैं जिनकी कास्ट 5 से 6 लाख रुपए के आसपास है, जो हमें काफ़ी अमाउंट कमा के दे सकती हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो घरों में लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसके लिए आपको मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए। नंबर 11 पर आता है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल एक अच्छा इनकम सोर्स है। आपको जो टॉपिक पसंद हो या जिसके बारे में आपको नॉलेज हो या आपके पास कोई स्किल्स है, आप अपने चैनल पे सिखाना शुरू कर दो, आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं एक पूरा कोर्स बनाने की कोशिश करूँ।